जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। तो हमारे साथ जुड़ें दोस्तों। अगर आपको अपनी तैयारी को एक नई दिशा देनी है, नया फ्लेवर देना है, नई धार देनी है और बराबर जो है हर चीज़ से अपडेट रहना है, तो आप हमारे साथ जुड़ें। हमारी प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों और वीडियो चेक करें। आपको जो है वहाँ अपने काम के ढेर सारे वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज मिलेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम अपनी वो क्लास जो है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों इसके पहले की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग दोस्तों प्रांतीय चुनाव पढ़ रहे थे। प्रांतीय चुनाव पढ़ना है हमें। मंत्रिमंडल का गठन होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल त्याग पत्र भी दे देता है। किसके विरोध में देता है दोस्तों? वो देता है जो है जब भारतीयों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है, तो उसी जो है विरोध के चलते जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देता है। अब इधर मुस्लिम लीग खुश हो जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है भारतीय मुसलमानों से आह्वान करते हैं कि वो इस दिन को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं। तो हम दोस्तों 1937 में हैं। 1937 के घटनाक्रम को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं हिस्ट्री एक नए तरीके से। चलिए, हमारा टॉपिक क्या था दोस्तों? प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। ये 1937 के समय की बात है दोस्तों। तो हमने चुनाव देखा, हमने ये देखा कहाँ किसको कितनी सीट मिली। कांग्रेस ने जो है 5 राज्यों में बहुमत हासिल किया। किस तरह वो जो है कहाँ कहाँ बड़ी पार्टी के रूप में बन के उभरी, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों। जब यहाँ से इस टॉपिक से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि कांग्रेस को निम्न में से किन प्रांतों में बहुमत हासिल नहीं हुआ था, या किन जो है प्रांतों में उसको जो है बड़े दल के रूप में सफलता मिली। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं प्रांतीय चुनाव से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि प्रांतीय चुनाव जो होता है ये किस अधिनियम के अंतर्गत कराया गया था। जो प्रांतीय चुनाव कराया गया था वो किस अधिनियम के तहत कराया गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर, ठीक है, शुक्रवार का दिन होता है, शुक्रवार, और सन 1939। ठीक है, क्लियर? तो जिन्ना ने क्या किया? सभी मुसलमानों से आह्वान किया कि इस दिन को क्या मनाएं? मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं। मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं। क्योंकि जो है, क्योंकि 22 दिसंबर को किस लिए मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया? क्योंकि 22 अक्टूबर को जो है, 22 अक्टूबर 1949 को जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने हर प्रांत से, सब जगह से इस्तीफा दे दिया 22 अक्टूबर 1939 को। और 22 दिसंबर 1939 को शुक्रवार के दिन जिन्ना ने जो है क्या किया? इस दिन को मुसलमानों से जो है मुक्ति दिवस के बनाने का आह्वान किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब 1937 में, 1937, अब अगर हम कहें कि जो है भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कब शुरू की गई, ये प्रश्न बना है और ये प्रश्न जो है पूछा जाता है इस टॉपिक से। क्या कि भू स्वामित्व जो है समाप्त करने की नीति कब अपनाई गई? भू स्वामित्व समाप्त करने की नीति
भूस्वामित्व समाप्त करने की नीति कब अपनाई गई दोस्तों? तो वो अपनाई गई 1937 में। ठीक है, किसके द्वारा? किसके द्वारा? भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उसके द्वारा अपनाया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण है 1937। अब दोस्तों इसी तर्ज पे क्या हुआ, कांग्रेस सरकारों ने क्या किया, संयुक्त प्रांत और बिहार में। ठीक है, संयुक्त प्रांत, ध्यान दीजिएगा, कहां कहां? संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों ने काश्तकारी बिल पारित किए। ठीक है, कांग्रेस सरकारों ने क्या किया दोस्तों? कांग्रेस सरकारों ने भू स्वामित्व की दिशा में एक प्रयास किया, एक बिल पारित किया। कौन सा बिल पारित किया? काश्तकारी बिल। कहां कहां पारित किया दोस्तों? संयुक्त प्रांत में और बिहार में। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। अब दोस्तों देखिए, वर्ष 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव था, वहां पर आपको पता है कि यूपी में या संयुक्त प्रांत, इसको क्या कहेंगे हम, यही पहले संयुक्त प्रांत था। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों? यहां पर 228 सीट में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को क्या मिली थी? सफलता मिली थी। ठीक है, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने क्या किया था? यहां पर कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने 134 सीट प्राप्त की थी 228 में, आपको ये बता चुके हैं। 228 में से 134। ठीक है, तो यहां पर कांग्रेस ने अकेले दम पे सरकार बनाई। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए, इस सरकार में दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था? पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये आप कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री कहा जाता था मुख्यमंत्री को। तो संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री, या आज के शब्दों में कहें मुख्यमंत्री, कौन था दोस्तों? आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री, जिसको हम आज क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, कौन था? गोविंद बल्लभ पंत बने प्रधानमंत्री। और कानून और न्याय मंत्री कौन बने? कानून व न्याय मंत्री कौन बने दोस्तों? कानून और न्याय मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू। तो याद रखिएगा, 1937 में संयुक्त प्रांत में जो सरकार बनी, 228 सीट में से 134 सीट लेकर कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और कानून और न्याय मंत्री कौन थे? कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, क्लियर हुआ। वित्त विभाग किसके हाथ में था? यह भी महत्वपूर्ण विभाग है, तो पूछा जा सकता है। वित्त विभाग इस सरकार में किसके पास था दोस्तों? रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई। ठीक है, रफी अहमद किदवई के पास वित्त विभाग था।
तो ये जो है इतना आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नया टॉपिक त्रिपुरी संकट के बारे में। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या था, ठीक है। कांग्रेस का प्रांतीय सरकार का गठन आपने देख लिया, त्याग पत्र देख लिया और महत्वपूर्ण चीजें देख ली कि संयुक्त प्रांत में विभागों का बंटवारा कैसे था। अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट का ये क्या था समझेंगे। कांग्रेस का यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो इसलिए इस टॉपिक को देखना है। त्रिपुरी संकट ये कब हुआ, 1939 में, ठीक है। त्रिपुरी संकट क्या था दोस्तों, क्या था, 1938 ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस के हरिपुरा कहाँ है, गुजरात अधिवेशन, ये गुजरात में है, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस क्या हुए दोस्तों, कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। कांग्रेस के पहली बार क्या बने, अध्यक्ष बने, और वो भी निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध अध्यक्ष बने। ध्यान दीजिएगा, निर्विरोध। तो जो कांग्रेस का दोस्तों 1937 में चुनाव हुआ, 1938 में जो हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है, इसका जो अधिवेशन हुआ यहां पर निर्विरोध रूप से पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अब वर्ष 1939 की बात है, ठीक है। 1939 के बाद क्या है कि यहां पर त्रिपुरी में अधिवेशन होता है। त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है। त्रिपुरी में क्या है, अब त्रिपुरी में जो है गांधी जी समर्थन देते हैं, गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने। क्लियर। पहली बार सुभाष चंद्र बोस कहां अध्यक्ष बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल बहुत पूछता है। तो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो भी निर्विरोध। अब यहां क्या होता है, 1939 में त्रिपुरी में क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है, यहां पर भी जो है वो अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष के लिए दावेदार होते हैं कांग्रेस के जो है वो होते हैं गांधी जी द्वारा समर्थित। कौन होते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर जो है सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बन जाते हैं। अब दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद दोस्तों क्या होता है, गांधी जी से उनका क्या होता है, विरोध पैदा हो जाता है। क्या होता है, गांधी जी से उनका विरोध पैदा हो जाता है। फिर क्या होता है, कार्यकारिणी के गठन पर, कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर, ठीक है, गठन के प्रश्न पर गांधी जी से उनका विवाद हो जाता है। गांधी जी से उनका क्या हो जाता है, विवाद हो गया, ठीक है।
मतलब जब कार्यकारिणी का गठन होने लगा तो गांधी जी से उनका विवाद हो गया। जाहिर सी बात है, जब मन में दोनों के मनभेद आ ही गया तो मतभेद होना स्वाभाविक सी बात थी। इनके कैंडिडेट थे गांधी जी के पट्टाभी सीतारमैया। इनको हरा के दूसरी बार भी जब अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस जी, तो क्या हुआ, गांधी जी को ये नागवार गुजरा और बाद में इनका विवाद भी हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का गांधी जी से विवाद हुआ, किस लिए, कार्यकारिणी के गठन पे। ये तो एक बहाना था, मान लीजिए विवाद होना ही तय था। अब इस विवाद के बाद क्या होता है दोस्तों, इस विवाद के बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया, अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये संकट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, त्रिपुरी वाला। ठीक है, जरूर याद करिएगा। अब यहाँ ये जब त्याग पत्र दे देते हैं तब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन जाते हैं दोस्तों, अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, अब जब यहां से जो है ये त्याग पत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, तब ये क्या करते हैं, ये जो है स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। इसी के बाद ये जो है 1939 में एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्नीस सौ 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने मतलब अध्यक्षता से त्याग पत्र देने के बाद फिर ये क्या करते हैं, ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की। जस्ट इसी के बाद अब यह संगठन किसकी विचारधारा पे आधारित था दोस्तों, वामपंथी विचारधारा पर आधारित। ये पूछा जा सकता है कि जो इनका संगठन था वो किस विचारधारा पे आधारित था, वो किस विचारधारा पर आधारित था। तो ये किस पे आधारित था, वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, वामपंथी विचारधारा पर ये आधारित था। ठीक, चलिए अब दोस्तों, अब यहां पर क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। इस सीन में क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया में मचा हुआ है। ठीक है, और क्या है, यूरोप में जो है इसके बादल छाए हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वार के बादल छाए हुए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, समय का लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, समय का लाभ उठाते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, ब्रिटेन तथा जर्मनी के बीच जो है, ठीक है, किसके किसके बीच युद्ध हो रहा है वहां, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने जर्मनी की सहायता, ठीक है, मतलब जर्मनी या फिर ब्रिटेन के और सारे जो है शत्रुओं की सहायता लेकर ब्रिटेन पे ये दबाव बनाना चाहा, किसके लिए, भारतीय स्वाधीनता के लिए। ठीक है, क्या करना चाहा, भारत की स्वाधीनता के लिए ब्रिटेन के शत्रुओं से मेलजोल बढ़ाया।
ठीक है, जिसमें जर्मनी के तानाशाह क्या और कौन थे, एडोल्फ हिटलर भी थे। ठीक है, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आयरलैंड में कहावत थी दोस्तों, इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, आयरलैंड में कहावत थी, उसका इन्होंने उल्लेख किया। आयरलैंड की कहावत क्या थी, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए सुनहरा अवसर है। आयरलैंड जो है क्या है, आयरलैंड के लिए सुनहरा अवसर है इंग्लैंड की आवश्यकता। तो ये इनका स्टेटमेंट था। तो चलिए दोस्तों, इस तरह जो है इन्होंने क्या किया, विश्व युद्ध जो हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें जो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था, इनकी रणनीति ये हुई कि अगर जो है ब्रिटेन से हमें आज़ादी चाहिए, और अगर ब्रिटेन पे दबाव बनाना है तो क्यों ना हम ब्रिटेन के दुश्मनों की सहायता करें, या उनकी मदद का जो है हम सहारा लेके ब्रिटेन पे दबाव बनाएं। ये इनकी रणनीति में शामिल था। ठीक है, ये इनकी रणनीति में क्या था, शामिल था। चलिए दोस्तों, इस तरह त्रिपुरा संकट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमने देख लिया और भी चीजों को हमने देखा। चलिए, अब ये सवाल पूछता है त्रिपुरी वाला दोस्तों, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, तो कौन निर्वाचित हुए थे, सुभाष चंद्र बोस। 1939 में कौन निर्वाचित हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया की दावेदारी जो गांधी जी ने रखी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, विवाद की स्थिति बनी। बाद में सुभाष चंद्र बोस तो अध्यक्ष रहे, लेकिन बाद में कार्यकारिणी का जब गठन होने लगा तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखेंगे एक नया टॉपिक, देसी रियासतें। अब इसके बाद देसी रियासतों को हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, देसी रियासतों के बारे में पढ़ना है। देसी रियासतें, ठीक है, देसी रियासतें। आइए देखा जाए, भारतीय रियासत समिति, भारतीय रियासत समिति, ठीक है, भारतीय रियासत समिति का गठन कब होता है दोस्तों, 1927 में गठन। अब भारतीय रियासत समिति का दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम था दोस्तों बटलर समिति। क्या नाम रहता है, बटलर समिति, ठीक है, बटलर समिति का ही नाम रहता है भारतीय रियासत समिति, जिसका गठन कब किया गया, 1927 में, ठीक है, 1927 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य देखते हैं, किस कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था, भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। पहला उद्देश्य क्या था, भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की क्या करना था, जांच करना। पहला उद्देश्य तो भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच किस तरह का संबंध है इसकी जांच करना था, और दूसरा उद्देश्य क्या था,
भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक तथा वित्तीय संबंध, ब्रिटिश और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंध, आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिश करना था। मतलब बटलर समिति या भारतीय रियासत समिति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार, इसके साथ जो भारतीय रियासतों का संबंध था, एक तो उसकी जांच करना था, ये देखना था कि वो संबंध किस हद तक बने हुए हैं या बिगड़ रहे हैं, उनकी जो है एग्जामिनेशन करना था, उनको एग्जामिन करना था, जांचना था। और दूसरी बात, जो किसी भी संबंध का बहुत बड़ा आधार होता है, आर्थिक और वित्तीय संबंध, इन संबंधों के आधार पे क्या करना था, इनको सुधारने के लिए सिफारिश करना था कि अगर ब्रिटिश भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक वित्तीय संबंध खराब हो गए हैं या जिस स्थिति में है, उनको सुधारने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में सिफारिश करना था। क्लियर हुआ? ठीक है, इसीलिए इसका गठन करना था। ठीक है, चलिए, दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, राज्य जन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसका क्या होता है दोस्तों? आयोजन होता है। अखिल भारतीय राज्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, आयोजन किया गया। ठीक है, कब किया गया? दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जो है विभिन्न रियासतों से, ठीक है, विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक, 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ठीक है, क्या हुआ? लगभग 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया जो अलग अलग रियासतों से आए थे। तो ये जो है इनकी जो है कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा दोस्तों, दिसंबर 1927 में ये आयोजित की गई। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम थे दोस्तों। बलवंत राम मेहता, बलवंत राम मेहता थे इसमें, मणिलाल कोठारी थे, मणिलाल कोठारी, और जी.आर. अभ्यंकर, जी.आर. अभ्यंकर, ये सारे नाम शामिल थे इस जो है कॉन्फ्रेंस में। बलवंत राम मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके आयोजन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, दोस्तों कि इसके आगे का क्या घटनाक्रम हुआ। अब देखिए, ब्रिटिश भारत और रजवाड़ा दोनों का संघर्ष है ये। ब्रिटिश भारत और
रजवाड़े, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत और रजवाड़े का जो राजनीतिक संघर्ष था, इनके बीच दोस्तों जो राजनीतिक संघर्ष था, इस राजनीतिक संघर्ष के राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने लाने के लिए क्या हुआ, 1939 में दोस्तों एक जो है मंडल बनता है, भारत प्रजामंडल। भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको चुना गया, किसको चुना गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। 1939 में इनको भारतीय प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना जाता है, ताकि ये ब्रिटिश भारत और रजवाड़े के बीच का जो राजनीतिक संघर्ष है, इसके साझे राष्ट्रीय लक्ष्य को सामने रखें, साझे राष्ट्रीय लक्ष्य को सामने रखने के लिए, कि मतलब ऐसा क्या लक्ष्य बनाया जाए जो कॉमन हो, ठीक है। इनके बीच जो संघर्ष है वो खत्म हो, और ऐसा क्या जो है सॉल्यूशन निकाला जाए जिसमें क्या हो, राष्ट्रीय लक्ष्य साझा हो। उसी के लिए भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे चुना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1939 में, ठीक है। 1939 में उनको इसका अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देशी रियासत में और क्या चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अधिकांश रजवाड़े कब विलय होते हैं भारतीय संघ में, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब होता है दोस्तों, यह सवाल पूछा जाएगा कि अधिकांश रजवाड़े कब जो है भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं। तो 1947 में, 1947 में अधिकांश रजवाड़े शामिल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 तक कौन कौन शामिल नहीं होता, ये देखिएगा, जूनागढ़, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर और हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। ये केवल 3 रियासतें, 1, 2 और 3, इनको छोड़ के लगभग सारे जो है रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। 1948 के अंत तक, 1948 के अंत तक ये भी बाध्य हो गए, ये भी बाध्य हो गए। किस चीज के लिए दोस्तों, शामिल होने के लिए इनको बाध्य होना पड़ा। क्लियर। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की रियासतों को भी 1948 के अंत तक शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब इसमें देखिए क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आइए देखते हैं कि उन्होंने किस तरह इनको शामिल कराया, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें ये नाम है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह, ठीक है, कश्मीर के राजा हरि सिंह दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, ठीक है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किसको सौंपते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, किसको सौंपते हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। क्लियर हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया,
शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया। शेख अब्दुल्ला क्या बनते हैं, फिर वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, वहां के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, चलिए ये क्लियर हुआ। हैदराबाद रियासत 29 नवंबर 1947 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया, हैदराबाद रियासत और डोमिनियन इंडिया, इसके बीच जो है क्या होता है, हस्ताक्षर होता है समझौते का। विलय का क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। ध्यान दीजिएगा, 29 नवंबर 1947 हैदराबाद रियासत और डोमिनियन इंडिया के बीच क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। और हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, मीर लईक अली, प्रधानमंत्री मीर लईक अली। ठीक है, मीर अली लई। और डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल कौन होते हैं, इसके गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इनके मध्य क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। ठीक है, हैदराबाद में क्या होता है दोस्तों, हैदराबाद रियासत और डोमिनियन इंडिया के बीच क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। ठीक है, एक समझौता होता है और इसमें जो है मीर लईक अली हैदराबाद रियासत की तरफ से हस्ताक्षर करते हैं और डोमिनियन इंडिया की तरफ से गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हस्ताक्षर करते हैं। तो इस तरह देशी रियासत का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसमें यही चीज शामिल है दोस्तों, संक्षेप में जो चीजें जो है आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं या पूछी जाती रही हैं। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करें, जहां समस्या हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो ये चीज हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है देशी रियासतों के विलय में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस तरह देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया गया। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।